हेलो दोस्तों, आज अपन 12वीं क्लास बायो का सबसे आसान चैप्टर नंबर 17 आर्थिक वनस्पति एवं मानव कल्याण। आर्थिक वनस्पति एवं मानव कल्याण, इसको कहते हैं इकोनॉमिक बॉटनी एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो अब अपन इसमें शुरू करेंगे कि इकोनॉमिक बॉटनी क्या है। मतलब कि वनस्पतिक विज्ञान। या तो वनस्पतिक विज्ञान मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे एवं वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। इसके बाद में आता है आर्थिक वनस्पति विज्ञान, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक बॉटनी। मतलब वनस्पति विज्ञान की वह शाखा, या फिर इसको कह दे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव कल्याण के योग्य जो पेड़ पौधे हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उसे आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अर्थात वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आर्थिक महत्व के पादपों का अध्ययन किया जाता है, आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहलाता है। और आप जानते हैं कि मानव कल्याण में विभिन्न पेड़ पौधों का योगदान होता है। माना जाए कि जैसे मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पेड़ पौधों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होती है, और वास्तव में पादप जगत का ही किसी देश का राष्ट्र धन है। अगला आता है आर्थिक महत्व के पादपों का वर्गीकरण। मतलब जो आर्थिक महत्व के पादप है उनका वर्गीकरण। तो पहले तो अपन ये जानेंगे कि आर्थिक महत्व के पादप क्या होते हैं। तो आर्थिक दृष्टि से उपयोगी पादप है उनको हम आर्थिक महत्व के पादप कहते हैं। और एक वैज्ञानिक हुए थे A.F. हिल। इन्होंने आर्थिक महत्व के पादपों का वर्गीकरण किया था, और यह वर्गीकरण उनकी पुस्तक इकोनॉमिक बॉटनी में किया गया। अपन कह दे कि A.F. हिल की पुस्तक का क्या नाम था, तो उसका नाम है इकोनॉमिक बॉटनी। और उसमें A.F. हिल ने आर्थिक महत्व के पादपों को 4 वर्गों में बांटा था। तो अपन ये लिख दे कि आर्थिक महत्व के पादप कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप। सबसे पहले होते हैं खाद्य पादप। वे पादप जिनसे प्रमुख रूप से खाद्य सामग्री उपलब्ध की जाती है, और इनमें नंबर 1 है अनाज व मोटे अनाज, जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, जौ आदि। इसके बाद में नंबर 2 पर आते हैं दालें।
जैसे कि चना, मूंग, उड़द, अरहर आदि। नंबर 3 है सब्जियां, जैसे कि बैंगन, आलू, कद्दू आदि। इसके बाद में नंबर 4 है फसल। फसल नहीं, सॉरी, फल। फलों में जैसे कि अनार है, संतरा है, सेब है, आम है आदि। इसके बाद में जो दूसरे पादप होते हैं वो होते हैं सहखाद्य पादप। सहखाद्य पादप, सहखाद्य पादप। तो सहखाद्य पादप क्या होते हैं? वे पादप जो खाद्य सामग्रियों के साथ अल्प मात्रा में इनके पदार्थ काम में आते हैं। इनमें सबसे पहले अपन लेंगे मसाले, जैसे कि हल्दी, मिर्ची, काली मिर्च, धनिया आदि। इसके बाद में नंबर 2 आता है, वो है पेय पदार्थ। पेय पदार्थों में जैसे चाय, कॉफ़ी और कोका। इसके बाद में नंबर 3 वाले जो पादप आते हैं उनको कहते हैं अपन औषधीय पादप। औषधीय पादप, औषधीय पादप जिनके विभिन्न भागों से औषधीय या विभिन्न प्रकार की औषधीय सामग्री प्राप्त की जाती है। इनमें है अश्वगंधा, गिलोय, सफेद मूसली, नीम, आतिश, अफीम आदि। तो इन्हीं में कुछ पादप आते हैं जिनको हम मादक पदार्थ कहते हैं, जिनसे हमें क्या प्राप्त होते हैं? मादक पदार्थ प्राप्त होते हैं। मादक पदार्थ जैसे कि तंबाकू, सुपारी और भांग। इनको भी हम औषधीय पादपों में शामिल कर देंगे। इसके बाद में नंबर 4 औद्योगिक पादप। वे पादप जिनसे प्राप्त सामग्रियों का उपयोग हम औद्योगिक क्षेत्र में करते हैं। और इन पादपों में जो सबसे पहले आते हैं वो है रेशे वाले पादप। रेशे वाले पादप, और जो रेशे वाले पादप है उनमें है कपास, जूट, पटसन आदि। नंबर 2 टिम्बर पादप। टिम्बर पादप का मतलब होता है जिनसे हमें लकड़ी प्राप्त होती है, जैसे कि सागवान, शीशम आदि। नंबर 3 रबड़ पादप। रबड़ पादप, इनसे हमें रबड़ प्राप्त होता है, जैसे कि पारा रबड़। नंबर 4 गोंद व रेजिन। तो वे पादप जिनसे हमें गोंद व रेजिन प्राप्त होते हैं वो है बबूल, चीड़ आदि। नंबर 5 ऐसे पादप जिनसे हमें वाष्पशील तेल प्राप्त होते हैं। वाष्पशील
तेल, जैसे कि चंदन, मोगरा आदि। इसके बाद में नंबर 6, ऐसे पादप जिनसे वसीय तेल प्राप्त होता है। क्या? वसीय तेल, जैसे कि सरसों, सरसों को कहते हैं मस्टर्ड। मूंगफली, मूंगफली, मूंगफली को कहते हैं ग्राउंडनट। अगला है नारियल, नारियल, नारियल का दूसरा नाम है श्रीफल। अगला है अरंड। नंबर 7, जिनसे हमें शर्करा व स्टार्च प्राप्त होता है, जैसे कि गन्ना, चुकंदर, अखरोट, साबूदाना आदि। तो ये अपन का चैप्टर नंबर 17 समाप्त हुआ। हेलो दोस्तों, तो इकोनॉमिक बॉटनी का अपन पहला पार्ट पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, और अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 18, जो है तेल, रेसे, मसाले व औषधि उत्पादक पादप। चैप्टर नंबर 18, तेल, रेसे, मसाले व औषधि उत्पादक पादप, या फिर इसको इंग्लिश में कहे तो ऑयल, फाइबर्स, स्पाइसीज एंड मेडिसिन रिप्रोडक्शन प्लांट। तो इसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे तेल उत्पादक पादप, या ऑयल रॉयल प्रोड्यूसिंग प्लांट, ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट। तो इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं कि तेल क्या होता है। ऑयल, तो ऑयल रासायनिक दृष्टि से देखा जाए तो एक जटिल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तेल को रासायनिक दृष्टि से देखा जाए तो ये क्या होता है, एक जटिल हाइड्रोकार्बन्स होता है, जो जल में तो अविलेय एवं कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। आपने देखा होगा कि जब अपन तेल की बूंद को पानी में डालते हैं तो वो नहीं घुलती है, लेकिन जब जो कार्बनिक विलायक जैसे ईथर आदि होते हैं उनमें जब घोलते हैं इनको तो ये घुल जाते हैं। सामान्य ताप पर ये लगभग तरल अवस्था में पाए जाते हैं। और जो तेल होता है पादप के विभिन्न भागों से प्राप्त किए जाते हैं। पादपों से 2 प्रकार के तेल प्राप्त किए जाते हैं। जो पादपों से जो तेल प्राप्त होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सगंध तेल। इसे अपन अनिवार्य या वाष्पशील तेल भी कहते हैं। अनिवार्य या वाष्पशील तेल भी कहते हैं। ये तीव्र गंध वाले व वाष्पशील हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनको आसवन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। उदाहरण देखें, वाष्पशील तेलों के उदाहरण देखें, जैसे मोगरा, चमेली, गुलाब आदि। आपने देखा होगा कि अगरबत्तियां होती है,
जैसे मोगरे, चमेली, इनकी खुशबू आती है। अगरबत्ती को जलाते हैं तो उसमें खुशबू आती है, और वो इन तेलीय पदार्थों के कारण आती है। इसके बाद में नंबर 2 आते वसीय तेल। वसीय तेल, इनको ओवलिक, स्थिर या अवाष्पशील तेल कहते हैं। क्या कहते हैं? अवाष्पशील तेल। मतलब ये वसीय अम्ल व ट्राइग्लिसरैल्डिहाइड अल्कोहल ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। इन्हें सामान्य आसवन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। मतलब ये जो तेल होते हैं ये वाष्पशील नहीं होते। उदाहरण देखें तो मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, अरंडी आदि से जो तेल प्राप्त होते हैं वो अवाष्पशील तेल होते हैं। अवाष्पशील तेल होते हैं। अवाष्पशील तेल या इन्हीं को कहते हैं वसीय तेल। जो वसीय तेल ओवलिक अवाष्पशील तेल जो ये तेल होते हैं इनको वायु में खुला रखने के आधार पर, जब इनको वायु में खुला छोड़ते हैं तो इनका व्यवहार अलग अलग होता है, और इसी व्यवहार के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में। नंबर फर्स्ट है शुष्कन तेल। शुष्कन तेल वायु में खुला रखने पर तेल की सतह पर एक लचीली परत बन जाती है, और इस प्रकार के तेल को ही अपन शुष्कन तेल कहते हैं। अर्थात वे तेल जिनको वायु में खुला रखने पर उनकी सतह पर एक लचीली परत बन जाती है, शुष्कन तेल कहलाते हैं। उदाहरण अलसी, सोयाबीन आदि। नंबर 2 अर्ध शुष्कन तेल। अर्ध शुष्कन तेल वे तेल जिनको लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ने पर इसकी सतह पर एक परत बन जाती है, अर्ध शुष्कन तेल कहलाते हैं। उदाहरण जैसे कि तिल, सूरजमुखी का तेल। नंबर 3 अशुष्कन तेल। अशुष्कन तेल वे तेल जिन्हें वायु में खुला छोड़ने पर इनकी सतह पर किसी भी प्रकार की परत नहीं बनती है। जैसे कि कहे सरसों का तेल। आपने देखा होगा कि सरसों का तेल आप सभी देखते हैं कि लंबे समय तक हमारे घरों पर रखा रहता है, लेकिन फिर भी इसकी सतह पर परत नहीं बनती। तो अपन कह सकते हैं कि यह किस प्रकार का तेल है? अशुष्कन तेल है। दूसरा है अरंडी, मूंगफली का तेल। नंबर 4 वसा या चर्बी। ये सामान्य तापक्रम में, मतलब इस प्रकार के जो तेल होते हैं सामान्य तापक्रम पर ठोस अथवा अर्ध ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे कि अपन देखेंगे नारियल का तेल। नारियल का तेल और पाम ऑयल आदि। तो अब तक तो अपन ने पढ़ा
कि जो तेल होते हैं उनके प्रकारों के बारे में। इसके बाद में अपन आगे पढ़ेंगे कि जो तेल उत्पादक प्लांट होते हैं या तेल उत्पादक पादप होते हैं उनमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मस्टर्ड। क्या पढ़ेंगे? मस्टर्ड। मस्टर्ड या सरसों। ठीक है, आप सब जानते हैं कि सरसों से तेल प्राप्त किया जाता है। जो इसका सामान्य नाम होता है, सरसों का सामान्य नाम वो होता है पीली सरसों। पीली सरसों। इसका वानस्पतिक नाम या बोटनिकल नेम वो होता है ब्रेसिका नेपस। क्या होता है? ब्रेसिका नेपस या होता है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। इसका जो कुल है वो होता है ब्रेसिकेसी, जिसे क्रूसीफेरी कहते हैं। इसका जो तेल के लिए तो उपयोगी पादप भाग है, उपयोगी पादप भाग वो बीज में स्थित बीज पत्र होते हैं। तो आप जान चुके हैं कि जो सरसों का तेल है हमें किससे प्राप्त होता है? बीज के अंदर जो बीज पत्र होते हैं उनसे हमें सरसों का तेल प्राप्त होता है। तो अब अपन सरसों के बारे में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि सरसों की विभिन्न जातियों की उत्पत्ति एशिया माइनर, ईरान, मध्य एशिया, हिमालयी क्षेत्र तथा भूमध्य सागरीय स्थानों पर मानी जाती है और यह रबी की फसल के रूप में उगाई जाती है। विश्व में भारत सरसों उत्पादन में के क्षेत्र में प्रथम स्थान रखता है। भारत में उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सरसों का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है और राजस्थान में देखें तो भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, करौली आदि जिलों में सरसों बहुतायत मात्रा में उगाई जाती है। और आगे देखें कि सरसों का पादप कैसा होता है। तो जो सरसों का पादप होता है वो एक वर्षीय, दुर्बल, लंबा, अल्पशाखित शाक है। तो इसका जो मूल तंत्र है वो मूसला मूल तंत्र प्रकार का पाया जाता है। जो इसका पुष्प क्रम होता है वो असीमाक्ष होता है। असीमाक्ष। तो इसके जो पुंकेसर होते हैं वो चतुर्दीर्घी होते हैं और जो इसका फल होता है वो सिलिकुआ प्रकार का होता है। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं कि उन्नत किस्में। सरसों की जो उन्नत किस्में है वो कौन कौन सी है? तो सबसे पहले है पूसा कल्याणी, वरुणा, दुर्गामणि RS13 और TM11 ये सरसों की उन्नत किस्में हैं। इसके बाद में इसका उपयोग, सरसों का जो तेल है उसका उपयोग। तो सरसों का तेल का उपयोग प्रमुख रूप से सब्जी पकाने के काम आता है और इस तेल निष्कर्षण के बाद में जो खल बचती है उसका उपयोग हम पशु आहार के रूप में करते हैं और इसके तेल को मालिश करने के काम में भी लिया जाता है। हाँ दोस्तों, अभी तक अपन ने पढ़ा था तेल उत्पादक पादपों में सरसों के बारे में। तो अगला पढ़ते हैं मूंगफली या ग्राउंडनट, GROUNDNUT, ग्राउंड नट। इसका जो सामान्य नाम है वो है
चीनी बादाम। सामान्य नाम क्या है? चीनी बादाम। और वानस्पतिक नाम या बोटनिकल नेम वो है अरेकिस हाइपोजिया। वनस्पतिक नाम है अरेकिस हाइपोजिया। इसका कुल या फैमिली वो होता है फेवेसी। इसका दूसरा नाम है लेग्यूमिनोसी। उपकुल है पेपिलियोनेटी। उपकुल क्या है? पेपिलियोनेटी। जो इसका उपयोगी भाग है वो है बीज। जो मूंगफली के बीज होते हैं उनसे हमें मूंगफली का तेल प्राप्त होता है। अब अपन देखते हैं कि मूंगफली की कुछ विशेषताएं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है। तो इसका उत्पत्ति स्थान ब्राज़ील है। क्या है? ब्राज़ील। और भारत विश्व में मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो भारत की जो प्रमुख राज्य है जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान आदि में मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। अब देखते हैं कि अपन जो मूंगफली का पादप है वो कैसा होता है। इसका पादप एक वर्षीय शाक होता है। इसका मूसला मूल तंत्र में सहजीवी जीवाणु राइजोबियम पाए जाते हैं। इसके जो पुष्प होते हैं वो पेपिलियोनेसियस प्रकार के होते हैं। और जो इसका फल है वो लोमेंटम होता है और अंतर्भूमिक होता है। अंतर्भूमिक मतलब कि जो मूंगफली का फल है वो जमीन के अंदर लगता है। इसकी जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार है कि जो मूंगफली के स्तंभ होते हैं उनसे फलधर निकलते हैं। क्या निकलते हैं? फलधर। और उन पर लगते हैं पुष्प। और जब इन पुष्पों में परागण हो जाता है तो ये पुष्प जमीन के अंदर चले जाते हैं और जमीन के अंदर फल का निर्माण करते हैं। जो मूंगफली के जो बीज होते हैं या बीज पत्र होते हैं उनमें 33 से लेकर 55% तेल पाए जाता है और 25 से 28% प्रोटीन पाई जाती है। और मूंगफली की जो खेती करते हैं वो खरीफ की फसल के रूप में की जाती है। इसके बाद में अपन देखें तो मूंगफली की उन्नत किस्में वो है RS1, RSV 87, AK12, MA10, चंद्रा और गिरनार। इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि जो मूंगफली के तेल का हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो वनस्पति घी बनता है। तो मूंगफली के तेल का उपयोग है वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। इसके बाद में नंबर 3 आता है नारियल। नारियल को अपन श्रीफल कहते हैं। श्रीफल या कोकोनट। इसका वनस्पतिक नाम वो होता है कोकस न्यूसीफेरा। इसका कुल या फैमिली एरिकेसी जिसे पामी भी कहते हैं। उपयोगी भाग वो है भ्रूणपोष। तो अपन नारियल की कुछ विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं कि नारियल का जो पादप है वो एक अर्ध उष्णकटिबंधीय फसल है जिसे व्यापारिक रूप से तटीय क्षेत्रों में बोया जाता है जैसे कि इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत, केन्या, बांग्लादेश आदि इसके प्रमुख उत्पादक देश माने जाते हैं। विश्व में भारत नारियल उत्पादन में
तृतीय स्थान रखता है। इसका जो तना सीधा लंबा पतला होता है तथा तने पर पर्ण चिन्ह उपस्थित होते हैं और तने के शीर्ष पर 30 से 40 समपिचकीय विशाल पर्णों का ताज लगा होता है। इसका पुष्प एक लिंगीय लेकिन द्विलिंगाश्रयी होता है। इसका पुष्प एक लिंगी लेकिन द्विलिंगाश्रयी पादप होता है। कहने का मतलब है कि जो पुष्प है वो दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प भी होते हैं जिनमें केवल एक जननांग उपस्थित होता है, या तो पुंकेसर या फिर स्त्री केसर, उन्हें तो कहते हैं एक लिंगी। और वे पुष्प जिनमें स्त्री केसर एवं पुंकेसर दोनों पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं द्विलिंगी पुष्प। इसके बाद में आते हैं एक लिंगाश्रयी पादप और द्विलिंगाश्रयी पादप। तो मतलब ऐसे पादप जिनमें एक ही प्रकार के पुष्प या तो नर पुष्प या फिर मादा पुष्प पाए जाते हैं, तो उसे कहते हैं अपन एक लिंगाश्रयी पादप। और जिसमें दोनों प्रकार के पुष्प, नर पुष्प भी पाए जाते हैं और मादा पुष्प भी पाए जाते हैं, उसे कहते हैं द्विलिंगाश्रयी पादप। तो आपने देखा कि इसका जो पुष्प वो तो एक लिंग होता है, लेकिन जो ये पादप होता है वो द्विलिंगाश्रयी। कहने का मतलब इसमें पुष्प एक लिंगी भी हो, नर पुष्प अलग होते हैं और मादा पुष्प अलग होते हैं, और वो दोनों पुष्प इस पादप में पाए जाते हैं। इसका जो पुष्प क्रम है वो स्फेडिक्स होता है, और जो इसका फल है वो अस्टिल या ड्रुप होता है। इसके बाद में इसके फल के बारे में अपन देखें तो इसके जो फल होता है वो उसकी जो बाह्य फल विक्ति होती है वो चिकनी, मध्य फल विक्ति रेशेदार व अंत फल विक्ति काष्ठीय होती है। और अंत फल विक्ति के अंदर की तरफ भ्रूणपोष पाया जाता है, और जो तरल भ्रूणपोष होता है वो पानी के रूप में होता है। इसके बाद में देखते हैं नारियल की उन्नत किस्में, उन्नत किस्में। तो आनंद गंगा, अंडमान साधारण, चंद्रलक्ष्य, VHC फर्स्ट, ये नारियल की प्रमुख किस्में हैं। और जो इसका पुष्पक्रम पर घाव बनाकर एक मीठे पेय पदार्थ ताड़ी भी बनाया जाता है। कहने का मतलब कि जो नारियल का जो पुष्पक्रम होता है उसमें घाव बनाकर एक मीठे पेय पदार्थ ताड़ी का निर्माण किया जाता है। इसके बाद में नंबर 4 अरंड, या फिर इसे कहते हैं कैस्टर ऑयल प्लांट। अरंड, आप सभी ने अरंड तो देखा ही होगा, और अरंड के जो फल होते हैं उनको अरंडी कहते हैं, और जिनसे तेल प्राप्त होता है। तो इसका जो वानस्पतिक नाम है, वानस्पतिक नाम रिसिनस कॉम्यूनस होता है। वानस्पतिक नाम रिसिनस कम्यूनस, कुल U4VAC। उपयोगी भाग भ्रूणपोष, जिससे कि तेल प्राप्त होता है। इसकी उत्पत्ति भारत तथा उत्तरी अफ्रीका में हुई है। भारत में आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान आदि इसके उत्पादक राज्य माने जाते हैं। इसका जो पौधा है वो लंबा, बहुवर्षीय, सदाहरित, अर्धछूप या छोटा झाड़ी होता है। इसका जो पुष्पक्रम है असीमाक्षी पुष्पक्रम पाया
जाता है। वही इसके जो पुष्प क्रम है वो नारियल के समान, इसका पुष्प नारियल के समान एक लिंगी परंतु पादप द्विलिंगाश्री होता है। इसका जो फल है उसे फल को कहते हैं रेगमा। फल को क्या कहते हैं? रेगमा। इसके तेल का उपयोग विरेचक या स्नेहक के रूप में करते हैं। दोस्तों, ये हुए तेल उत्पादक प्लांट जिनके बारे में अपन ने पढ़ा था। पहला सरसों जिसे मस्टर्ड कहते हैं, दूसरा पढ़ा था मूंगफली जिसे ग्राउंडनट कहते हैं या चीनी बादाम। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था नारियल या श्रीफल कोकोनट। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था अरंड या कैस्टर ऑयल प्लांट। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे ये रेशे उत्पादक प्लांट। रेशे उत्पादक पादप या फाइबर्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, मतलब वे पादप जिनसे विभिन्न प्रकार के रेशे प्राप्त होते हैं और उत्पत्ति व संरचना के आधार पर पादप रेशे निम्न प्रकार के होते हैं। मतलब रेशों के प्रकार। तो उत्पत्ति व संरचना के आधार पर पादप रेशे कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है सतह रेशे। सतह रेशे, ये रेशे बीज पत्र या फल की सतह पर अतिवृद्धि के रूप में पाए जाते हैं। उदाहरण देखें तो ये कपास, ये बीज के चारों तरफ पाए जाते हैं। नंबर 2 मृदु स्तंभ रेशे। ये रेशे कुछ द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं उनके स्तंभ के फ्लोयम व परिरंभ से प्राप्त होते हैं। उदाहरण है जैसे कि जूट, सन आदि। नंबर 3 है कड़े या पर्ण रेशे। ये रेशे एक बीजपत्री पादपों की पर्णों से प्राप्त किए जाते, जैसे कि मूंज, एरा, पटेरा। ठीक है। इसके बाद में वनस्पतिक वैज्ञानिक हिल ने, जो वैज्ञानिक कहते हैं हिल, उसने उपयोगिता के आधार पर पादप रेशों को 6 भागों में बांटा। A.F. हिल ने पादप रेशों को 6 वर्गों में बांटा। नंबर 1 है वस्त्र रेशे, सेकंड है ब्रुश रेशे, नंबर 3 है गुथने वाले रेशे, नंबर 4 है बराव रेशे, नंबर 5 है प्राकृतिक रेशे, नंबर 6 कागज बनाने वाले रेशे। कागज बनाने वाले रेशे। तो डॉक्टर हिल ने या A.F. हिल ने पादप रेशों को 6 भागों में बताया और वो निम्न प्रकार है। पहला वस्त्र रेशे, दूसरा ब्रुश रेशे, तीसरा गुथने वाले रेशे, चौथा बराव रेशे, पांचवा प्राकृतिक रेशे और कागज बनाने वाले रेशे। तो अपन आगे पढ़ लें कि जो
रेसे जिन पादपों से हमें प्राप्त होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो उनमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नंबर 1 मूंज। मूंज वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक नाम। एरिएंथस मुंजा या सेकेरम मुंजा। कुल ग्रेमिनी। उपयोगी वाहक रेसे हेतु पर्ण। इसकी जो प्रमुख विशेषता है कि ये एक बीजपत्री बहुवर्षीय सघन घास है जो मुख्यतः रेतीले आवास में उगते हैं। और इसके स्तंभ का उपयोग मुंडे चटाई बनाने में किया जाता है और इसकी जो पत्तियों को लकड़ी के हथौड़े से पीटकर मूंज नामक रेशे प्राप्त किए जाते हैं। इसके बाद में नंबर 2 है कपास या कॉटन। कॉटन का जो वानस्पतिक नाम है वो गोसिपियम स्पीसीज, गोसिपियम स्पीसीज। कुल मालवेसी। उपयोगी पादप, उपयोगी पादप भाग। उपयोगी पादप भाग है उसमें नंबर 1 वाह्य बीज चोल पर स्थित सतही रेशे। पहला क्या है? बाह्य बीज चोल पर जो सतही रेशे स्थित होते हैं वो। नंबर 2 वसीय तेलों के लिए बीज और वसीय तेलों के लिए बीज जिन्हें बिनोला कहते हैं। तो कपास के बीजों को क्या कहते हैं? बिनोला। ठीक। इसके बाद में अपन इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। तो भारत, यूए, रूस, चीन, ब्राजील आदि देशों में इसका उत्पादन किया जाता है। भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, एमपी, यूपी, तमिलनाडु, राजस्थान आदि राज्यों में कपास का उत्पादन किया जाता है। इसका फल विदारक संपुटिका होते हैं। इसका बीज अंडाकार भूरे बाह्य बीज चोल पर उसकी काफी लंबी सफेद रेशेमयी अतिवृद्धियां उत्पन्न होती है जिन्हें लिंट कहते हैं। लिंट के साथ छोटे रेशे फंज भी होते हैं। लिंट में 94% सेलुलोज, 1.3% प्रोटीन व अन्य पदार्थ होते हैं। जो कपास की उन्नत किस्में, कपास की उन्नत किस्में, उन्नत किस्मों में MCU2, MCU3, AK277, सुजाता, महालक्ष्मी आदि। इसके बाद में अगला पादप नंबर 2 वो सन। तो सन है इसका जो वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक नाम वो है क्रोटेलेरिया जेंसिया।
सन का वानस्पतिक नाम क्या है? क्रोटिलेरिया जंसिया। इसका जो कुल है वो फेवेसी। उपकुल